नमस्कारम, हेलो टॉपर्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर हिस्ट्री हब पर। तो कैसे हो आप सभी। मिस तो आपने किया होगा भैया, आपकी 15 डेट कब की निकल चुकी है, अब आए नहीं, बस फिर से आ गया हूं। फिर से स्टार्ट करते हैं सारे के सारे लूसेंट सीरीज को। फटाफट टारगेट बनाते हैं कि भैया 1 महीने के अंदर इसको कंप्लीट करते हैं। तो भैया इसी सीरीज का अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। टॉपिक का नाम है भैया वैदिक संस्कृति और सभ्यता। बोलो हाँ भैया, वैदिक सभ्यता और संस्कृति के बारे में थोड़ा सा क्या पूरा स्टडी करते हैं। तो आइए तो बात करते हैं फटाफट, बिना टाइम को खराब करे स्टार्ट करते हैं ऊर्जा से भरे हुए सेशन की। तो वैदिक सभ्यता संस्कृति पढ़ते हैं ना, तो उस समय एक व्यक्ति निकल जाता है विंटर नीड्स। विंटर नीड्स क्या करता है, इसको दो भागों में बांटता है। एक तो होगा ऋग्वेदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल के बारे में बात करेंगे, फिर उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। ऋग्वेदिक काल के बारे में जितनी उसके अलग अलग स्थितियां निकल जाती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर उत्तर वैदिक काल में क्या क्या चेंजमेंट आते हैं मैं आपको साथ साथ उसके बारे में बताता रहूंगा। तो आइए बात करते हैं। मैंने क्या बताया, नाम आएगा भैया विंटर नीड्स। विंटर नीड्स क्या करता है, ऋग्वेदिक ये जो वैदिक सभ्यता है उसको दो भागों में बांटता है। ठीक है, व्यक्ति का क्या नाम था बोलोगे, विंटर नीड्स। विंटर नीड्स, बहुत बढ़िया। क्या करा इसमें, इसको दो भागों में बांटा। पहला टाइप का क्या नाम आएगा, ऋग्वेदिक काल, जिसका टाइम पीरियड था 1500 से 1000 बीसी। बहुत बढ़िया। पहला इसका क्या नाम आएगा, ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल टाइम पीरियड क्या बोला, 1500 से 1000 बीसी। अब ये नाम से पता लग रहा है कि भैया ऋग्वेदिक काल है। जब ऋग्वेदिक ऋग्वेद लिखा गया था तो उसके आसपास का जो टाइम पीरियड था उसके बारे में पूरी बात करने वाले। उस समय क्या क्या स्थिति, सामाजिक जैसे बात करेंगे, पर भौगोलिक स्थिति में हम बात करेंगे आर्य के बारे में। आर्य कहां से है पहले तो स्टडी करेंगे भी आर्य कहां से आता है। अलग अलग हम इतिहासकार आएंगे, बताएंगे भी आर्य अपने अपने हिसाब से कि भाई आर्य यहां से आ रहे, कोई यहां से आ रहे, कोई तिब्बत बताएगा, कोई मध्य एशिया बताने वाला है। उन्होंने अपनी बुक्स निकालेंगे, बुक्स के थ्रू स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बुक्स से तुम्हें पता लगा कि भाई आर्य यहाँ से आए थे। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आर्य लाएंगे, भारत में ले जाएंगे। पहले तो उनकी जगह बारे पता करा, भाई आर्य यहाँ के हैं, यहाँ से आ रहे, फिर उनको अपन भारत में लेके आएंगे। बहुत बढ़िया। ऋग्वेदिक काल का नाम से समझ में आ गया भाई ऋग्वेद का टाइम पीरियड था, उसके आसपास का जो समय था, ऋग्वेद के आसपास का समय, तो सारा इसके अंदर आता है ऋग्वेदिक काल में। दूसरा क्या भाग होगा, बोलो भैया उत्तर वैदिक काल। जैसे ऋग्वेद में इंपॉर्टेंट चीज देखते, जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर न होकर के कर्म के आधार पर। जैसे हम उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो यहाँ पे जो जन्म वर्ण व्यवस्था हो जाएगी, वर्ण व्यवस्था वो जन्म के आधार पर हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं अब किसके बारे में बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1000 तक ही चला गया तो ये आएगा 1000 से 600 बीसी। 1000 से 600 बीसी। बहुत बढ़िया। एक से मैं कैमरा चेक कर लूं, परफेक्ट चल रहा है, परफेक्ट। अब आप बोलोगे भैया ऋग्वेदिक काल तो आपने समझ में आ गया, उत्तर वैदिक काल समझ में नहीं आ रहा। देखो ऋग्वेद के समय का, ऋग्वेद का जो सारा सिस्टम आएगा वो उसके अंदर आएगा। ऋग्वेद के अलावा जो आगे जो ग्रंथ रहे, जो वेद रहे, और जो ग्रंथ हो गए, वैदिक साहित्य हो गया, वो शेष सारा पोर्शन इसके अंदर है। शेष सारा पोर्शन इसके अंदर है। मतलब कुल मिला के बात है कि भैया ये समझ में आया, घटना सच्ची भी है और अच्छी भी है। थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है घटना, थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी कि भैया विंटर नीड्स नाम का व्यक्ति था, उसने वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। बोला हाँ भैया, लेकिन भैया इसकी जानकारी के स्रोत कहां से मिलते हैं, स्रोत तो बताओ आप, इसकी जानकारी के स्रोत कहां से मिलते हैं। देखो स्रोत आपने खुद ही एक मेरे को पता टाइम आपने बोला कि भैया वेद, वैदिक साहित्य यहां से पता लगता है। जो ऋग्वेद के बारे में पूरा चर्चा करता है ऋग्वेदिक काल के बारे में, तो ऋग्वेद से पता लग जाता है ऋग्वेदिक काल में क्या क्या चीजें हुई थी। बाकी अन्य वेद जैसे अर्थवेद हो गया, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अलग अलग ग्रंथ आएंगे अपन देखने वाले। ठीक है, तो आप अपन बात करते हैं स्रोत के बारे में। मार्कर स्रोत क्या क्या, यही देखो स्रोत को भी, जानकारी के स्रोत यही लगा लो, जानकारी के स्रोत। मैंने सिंधु घाटी सभ्यता में आपको बताया था, बोले याद करो, वहां पे अपन ऐसे पॉइंट्स के हिसाब से पढ़ रहे थे, तो वहां पे मैंने आपको अच्छी तरह बताया था। पहला क्या था, वहां पे मैंने देखा था कोई उसकी कहां से निकल गया था वो। तो पहले क्या आप बता रहे हो, भैया नहीं बता रहा, लक्ष्य भैया कुछ नहीं बता रहा, ये आप बता रहे हो। क्या बताया भैया, आप बोल रहे हो वेद से पता लग रहा है, वैदिक साहित्य, अन्य जो ग्रंथ हो गए वो, ये आप बता रहे हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या आता है कि जो एक अभिलेख था, थोड़ा सा को मैं सोचने के लिए मजबूर करने वाला हूं, जिसमें बताया गया था कि भैया उसके अंदर 4 देवता का उल्लेख था, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य लिखा है था। बोलो हाँ भैया, आपने अभिलेखों का जो क्लास ली थी, वेद का नेक्स्ट लेक्चर था, उसके अंदर उसने अंदर आपने बताया था कि एक निकल के आता है, कौन सा,
कौन सा बोलोगे भैया? बोगज कोई अभिलेख। कौन सा अभिलेख भैया? बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख क्या बोलता है? पहले तो एक चीज बताओ, ये कहां से प्राप्त होता है बोगज कोई अभिलेख? बोलो भैया एशिया माइनर से। कौन सा माइनर भैया? एशिया माइनर। एशिया माइनर से। बहुत बढ़िया। एशिया माइनर के कोई बोला भैया यार आप तो जगह नहीं बता रहे। जगह पर बता दी एशिया माइनर। प्रेजेंट टाइम की स्थिति देखिए, लोकेशन क्या है? लोकेशन प्रेजेंट टाइम में जो तुर्की है ना, तुर्की है वो वहां पे यहां से प्राप्त होता है। बोलो भैया बहुत बढ़िया। ये क्या बोलता है? इसमें 4 देवता है, इसके अंदर भैया 4 देवताओं का उल्लेख। 4 देवता कौन कौन से? पहला कौन सा आएगा भैया? इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। नासत्य यानी कि अश्विनी लिख लो। बहुत बढ़िया। बोलो दंडनादन भैया। अब घटना सच्ची और अच्छी है। तो हमने ये चीज देखी कि भैया वैदिक संस्कृत विंटर डेट्स आता है, उससे 2 भाग होता है, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल। फिर हमने बात की जानकारी की शोध कहां से मिलती है? जानकारी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके बारे में देखा। ये इसके बारे अभिलेखों के बारे में चर्चा की। अब बात करते हैं इसकी स्थिति के बारे में। एक समय स्क्रीनशॉट लो, मैं कैमरा देख लूं। परफेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। क्वेश्चन करूंगा मैं आपसे अब इसमें भैया। चलो एक चीज बताओ, जो आर्य थे, पढ़ते आ रहे हो आप, ऐसा तो नहीं है पहली बार ही नाम सुन रहे हो, आपके हिसाब से आर्य कौन थे? जब तक मैं हेडिंग वेडिंग लिख दूं भैया, सोचो सोचो सोचो। आर्य क्या लोग थे, सभ्यता थी आर्य, या फिर कोई उपाधि थी? सारा तो डाउट क्लियर कर देता है इसी क्लास में। एक ही क्लास में सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अपन क्या लगाएंगे भैया? पहला नाम क्या लगाएंगे? भौगोलिक स्थिति। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं भौगोलिक स्थिति के बारे में। मैंने क्या बताया भैया? आर्य। आपके हिसाब से आर्य क्या थे? क्या आर्य लोग थे, या समूह था, या उपाधि थी? आर्य को क्या बताया? लोग थे, समूह थे, उपाधि थी, या फिर व्यापारियों का समूह? व्यापारी थे आर्य। कृषकों का समूह, जो किसान होता है वो थे। और क्या क्या बच गया आपके हिसाब से? भैया मेरे जो पड़ोसी है ना, वो भी आर्य लगता है मेरे को, क्योंकि बाहर से आया था। ठीक है, वो परेशान करके रख देता है। सभ्यता फर्जी इंसान है। चलो पड़ोसी। चलो बात करते हैं आर्य के बारे में। बोलो भैया आर्य क्या लोग थे? कई के बोल रहे हो भैया आर्य लोग थे, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। आर्य कहते हैं लोग थे। लो भैया उनकी क्यूरियोसिटी को थोड़ा शांत करते हैं। आर्य लोग नहीं थे। अब बोलो कई के बोल रहे होंगे भैया ग्रुप थे, नहीं। उपाधि माने? हाथ खड़े करो भैया, दिख रहे हो मेरे को? हाँ दिख गए, आप दिख गए भैया। उपाधि भी नहीं थी आर्य। व्यापारी? व्यापारी कौन बोल रहा था? अबे तेरे पास वाला भाई, व्यापारी भी नहीं है ये, व्यापारी भी नहीं है। अब पड़ोसी, पीछे पीछे वाले बैंक में से दोनों हाथ खड़े कर लिए। भाई पड़ोसी था आर्य हमारा। आर्य कहता भैया पड़ोसी था, तो इसको भी कटच करो, क्रॉस लगा दो भैया यहाँ पे भी, क्योंकि ये भी नहीं है। अब बोलोगे भैया ये तो क्या खेल हो गया? ये तो खेल हो गया ना, खत्म। टाटा बाय बाय गया, गुड बाय, टाटा गुड बाय गया। अब बोलोगे भैया आर्य थे कौन? अब आप बताओ, जो आर्य कौन था? आर्य था एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले ग्रुप या एक समूह, यानी कि एक ही प्रकार की लैंग्वेज वाला समूह, एक ही प्रकार की भाषा, लैंग्वेज बोलने वाला क्या था? ग्रुप था। यानी कि एक ग्रुप था जो कि एक समान क्या थे? भाषा बोलते थे। तो उन्होंने क्या बोला? आर्य बोला। आर्य के बारे में भैया इतनी स्टडी तो सही नहीं है, थोड़ी सी और उनके बारे में जानकारी लेते हैं। आ जाओ आर्य के बारे में। आर्य क्या है कि जो संस्कृत भाषा है, आर्य क्या है? जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत संस्कृत भाषा के अरिशब्द से लिए, अरिशब्द से लिया है अरि। अब बोलोगे भाई अरि का मतलब क्या होता है? अरि का मतलब होता है पवित्र, श्रेष्ठ। पवित्र हो गया, श्रेष्ठ हो गया, और कौन सा हो गया भैया? स्वतंत्र, फ्री। लो भाई साहब क्लियर। तो हमने आर्य के बारे में चर्चा की, इस बारे में। अब बात करते हैं इसके अलग अलग स्थितियों के बारे में। परफेक्ट। आर्य का कंसेप्ट क्लियर। आर्य कौन थे? आर्य कौन थे भैया? आर्य
पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले समूह था। बहुत बढ़िया, एक ही प्रकार की लैंग्वेज बोलना, सीधी सी देशी भाषा में बात करें तो। अब आप बात करिए आर्य के पास, थोड़ा सा और गए, बोला भैया थोड़ी और तेरी जानकारी दे। ये बोला कि भाई संस्कृत भाषा का शब्द है अरि से लिया गया आर्य, जिसका मतलब क्या होता है? पवित्र, श्रेष्ठ, स्वतंत्र। बहुत बढ़िया। तो ये तुमने बात की भैया आर्य के बारे में, बोलो चीज के सही है, क्लियर? स्क्रीन छोड़ लो। अब अपन बात करते हैं इसके तथ्यों के बारे में, इंपॉर्टेंट तथ्य। तथ्य क्या मतलब कि अब इतिहासकार आएंगे, पहले आर्यों को देखे तो सही, भारत में आने से पहले उनको भारत में लेके आएंगे अपन चल के, तो उनको लाने से पहले ये तो देखे भैया कहां कहां से आ रहे हैं, कौन कौन इतिहासकार क्या क्या बता रहा है, भैया ये यहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है, ये यहां से, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं, फिर अपन इसको भारत लेके आते हैं। चलिए बोलो भैया एक कंसेप्ट क्लियर, दंडनादन। चलिए 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 बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहां मैं कुछ इतिहासकारों के नाम लिखूंगा, उसके बारे में बात करते हैं भैया, वो बताते हैं कहां कहां से आते हैं, कई कई की पुस्तकों इसके बारे में लिख लेंगे, ठीक है? जैसे पहले लिखा जाता है सबसे सर्वाधिक मान्य तथ्य आता है मैक्स मूलर का। किसका भैया? मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर भाई साहब क्या बोलते हैं, जो आर्य थे ना वो मध्य एशिया से आए थे, मिडिल एशिया। बहुत बढ़िया। मिडिल एशिया से कौन आता है भैया? आर्य आता है। बोलने वाला कौन था? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने 1879 में एक इसकी बुक थी, इसकी थी 1879 में एक बुक निकल के आती है जिसका नाम था एक सेकंड, द सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट, तो भैया बात की हमने पहले मैक्स मूलर के बारे में। मैक्स मूलर बोलता है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया यानी कि मिडिल एशिया से आते हैं। इनकी एक बुक थी जो 1879 में प्रकाशित होती है जिसका नाम था भैया द सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट। बहुत बढ़िया। अब दूसरा लेकर आते दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती बोलते हैं ये तो तिब्बत से आए थे, ये तो तिब्बत से आए थे। अब यार ये तिब्बत कैसे बता दी? क्योंकि जो आर्य आएंगे जो बसेंगे वो बसेंगे सप्त सेंद्र प्रदेश, यानी कि जो सप्त सेंद्र यानी कि वहां को बाद बताऊं थोड़ा। सप्त सेंद्र प्रदेश यानी जो प्रेजेंट टाइम में जो पंजाब हो गया, प्रेजेंट टाइम में जो पंजाब हो गया वहां पे आके रहेंगे। तो उन्होंने बोला कि लोग यहां से तो वो ऊपर से उठ के आए होंगे सीधे सीधे, ये ऐसे ऐसे उन्होंने वो रिलेट कर दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती नाम तो जानते होंगे, आर्य समाज वेदों के उन्होंने फेवरेट नारा था। बहुत बढ़िया। अब आता है भैया बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, तिलक साहब। अब बात करेंगे भैया तिलक साहब की। तिलक साहब क्या बोलते? तिलक साहब क्या लगी चोरी थी भैया? ये बोलते हैं भैया तो उत्तरी दूरी यानी कि जो नॉर्थ पोल, हमें पता है जो अपने के दो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ, तो ये बोलते हैं नॉर्थ पोल से आए थे, ये नॉर्थ पोल ले गए आर्यों को। आर्य कहते हैं उत्तरी दूरी, कहते हैं उत्तरी दूरी यानी कि नॉर्थ पोल से आए थे। अब इनकी भी एक बुक थी जो 1903 में आती है जिसका नाम था द आर्केटिक होम ऑफ द वेदास, द आर्केटिक होम ऑफ द वेदास, ये सवाल बन जाता है। सवाल कभी कभी ना मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल क्या बनता है कि द आर्केटिक होम ऑफ द वेदास किसकी बुक थी? आंसर आएगा बाल गंगाधर तिलक। वहां पे ऑप्शन क्या देगा? राजा राममोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती और विपिन चंद्र पॉल। तो आंसर क्या लगा के आना है? आंसर लगा के आना बीजी तिलक साहब। बोलो भैया ये तो भौगोलिक स्थिति के बारे में आपने बताया, ये तीन इंपोर्टेंट नाम है जो परीक्षा में घूमते हैं। लेकिन इंपोर्टेंट सर्वाधिक मान्य तथ्य कौन सा भैया? मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर साहब ने देखे है, ये तीनों अपन देखे। मैक्स मूलर साहब को देखा, दयानंद सरस्वती साहब को देखा और बाल गंगाधर साहब को देखा। इनकी पुस्तकों के बारे में देखी। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब आर्य को चलो बात कर ली, आर्य यहां से थे, अब इनको लेके आते हैं भारत में, ठीक है? चलो चलते सारे के सारे लेडे। वंदे भारत से चलेगा? बोले नहीं यार भैया अपन तो चलेंगे पैदल पैदल घूमते घूमते। चलो आर्य को लेके आते हैं, इनको बस आते हैं। बहुत मजा आ रहा है ना? बोला हाँ भैया तो मजा ही आ रहा है, और क्या अच्छा टॉपिक है। चलो बात करते हैं आर्य के बारे में।
अब आर्य आते हैं ना तो आएंगे ये सप्त सेंद्र प्रदेश में बसेंगे। सप्त सेंद्र, सप्त सेंधर्व प्रदेश, यहां आकर क्या होगा, बसेंगे। बोलेंगे घटना सच्ची तो है लेकिन अच्छी नहीं लग रही है थोड़ी बहुत। सप्त सेंद्र प्रदेश, सप्त सेंद्र यानी कि यहां से एक चीज देखो, सप्त सेंद्र यानी नाम थोड़ा सा लिंक कर रहा है सिंधु से, है ना। सेंद्र यानी कि सिंधु नदी का जो क्षेत्र था वो, यानी कि सप्त सिंधु, सप्त सिंधु। इसका प्रेजेंट लिख लो एक बार, यहां पे लिख दो प्रेजेंट टाइम का था ये। प्रेजेंट टाइम का देखे तो जो पंजाब प्रांत हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ, हम बात करें सप्त सिंधु प्रदेश की, तो मैंने बोला सप्त सिंधु यानी कि भैया जो सिंधु और इसकी सहायक नदियां, और साथ ही साथ जैसे 7 नदियां थी जो सप्त सिंधु, सिंधु के साथ साथ इसकी जो 6 नदियां, साथ में कितनी 6 नदियां, तो उनको बोला गया सप्त सिंधु। यानी कि आप देखो ना यार, कोई मान लो 7 नदियां एक साथ एक क्षेत्र बह रही है, इंपोर्टेंट सारी 7 नदियां एक साथ एक क्षेत्र में, तो उसी को बोल गया सप्त सिंधु प्रदेश। और वो आप देखो भैया वो क्षेत्र है, वहां पे क्या अलग अलग डेल्टा बनेंगे, नदियां है तो अच्छा खासी खेती बाड़ी का बढ़िया होने वाला है, ठीक है। तो आप बोलोगे खेती बाड़ी अच्छी खासी करेंगे, पहले उनको बसा ले, बसा के फिर पशुपालन करवाते हैं, फिर खेती करवाएंगे। सप्त सिंधु यानी कि भैया सिंधु, सिंधु के साथ ही 6 नदियां, जैसे सरस्वती, सिंधु हो गया, सरस्वती हो गया। अब सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है भैया, सिंधु की सहायक नदियां बोलोगे भैया रावी, चेनाब, रावी, चेनाब, व्यास, सतलुज। क्या क्या बोला भैया, रावी, चेनाब, व्यास, सतलुज। एक और बच गई, 5 सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की, कौन सी बोलोगे भैया, झेलम रह गई, झेलम, झेलम रह गई। अब ऐसा करते हैं अपन यही इसके पुराने नाम भी लिख लेते हैं, जो प्राचीन नाम थे ना नदियों के, वो हैंड यहां पे अपन निपटा देते हैं। जैसे बात करते हैं रावी, रावी का पुराना नाम क्या होगा भैया, परुष्णी। रावी का पुराना नाम क्या होगा, परुष्णी होने वाला है, बहुत बढ़िया। चेनाब का क्या होगा भैया, बोलते जाओ बोलते जाओ, रावी का होगा परुष्णी, आपको याद है यार, बोलते जाओ। चेनाब का होगा आस्किनी, चेनाब का होगा आस्किनी, अस्किनी लिख लो, आस्किनी है। चेनाब का क्या होगा भैया, आस्किनी होने वाला है। व्यास, विपाशा, व्यास का कौन सा होगा, विपाशा, बहुत बढ़िया। सतलुज, सतुड़ी, सतलुज की कौन सी होगा, सतलुज का क्या नाम होगा, सतुड़ी होने वाला है, बहुत बढ़िया। झेलम, वितिस्ता, बहुत बढ़िया। तो हमने देखा कि सप्त सिंधु नदियां, यानी कि सिंधु के साथ साथ 6 नदियां कौन कौन सी थी, बोले भैया सिंधु, इसके अलावा 6 नदियां, सरस्वती, रावी, चेनाब, व्यास, सतलुज और झेलम। रावी का पुराना नाम देगा भैया परुष्णी, चेनाब का पुराना नाम क्या देगा, अस्किनी, और व्यास का पूरा नाम विपाशा, सतलुज का पूरा नाम सतुड़ी, और झेलम का पूरा नाम वितिस्ता। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये तो हमने देखा भैया उस समय की जो नदियां थी उसके प्राचीन नाम क्या कहते हैं, सवाल बन जाता है, इंपोर्टेंट आता है, रावी का पूछ लेता है, क्योंकि हमने बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता में। देखो 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 कौन सा, हड़प्पा, हड़प्पा कौन, रावी नदी के बाई ओर, सही है ना। तो हमने ये बात की, अब नदी की बात करें तो एक साथ नदियों को निपटा देते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो नदियां, मतलब ये क्या लिख रहे हो आप, समझ में नहीं यार। अब बात करते हैं जो आर्य थे ना, आर्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, सबसे महत्वपूर्ण नदी, एक साथ अपन यहां पे कंप्लीट कर देंगे। महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, महत्वपूर्ण नदी थी भैया सिंधु, सिंधु इनकी सबसे इंपॉर्टेंट रिवर होने वाली है। फिर सेकंड देखते हैं भैया, फर्स्ट हो गई है, सेकंड अपन क्या देखेंगे, सेकंड देखते हैं इनकी पवित्र नदी कौन सी थी, पवित्र रिवर, पवित्र नदी, पवित्र नदी, पवित्र नदी होगी भैया सरस्वती। अभी सरस्वती का क्वेश्चन, जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में कहता है नदी सूत्र, नदी सूक्त, नदी सूत्र में से नदी तमा का है, कौन सा, नदी तमा। सरस्वती को ऋग्वेद में, एक सेकंड यहां लिखते हैं, ऋग्वेद में क्या है कि जो सरस्वती थी इसको कहा है नदी तमा। ये देखो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को क्या कहा है,
बोलो भैया नदी तमा का है, क्या कहा है, नदी तमा का है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो फटाफट। और भी बात करते अपन नदियों के बारे में कंप्लीट ही कर लेते हैं ना एक साथ, फिर आप एक बार लिख लेना, फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। मैत्री नदियों के बारे में बात की, पवित्र नदियों के बारे में बात की। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे, यहां करते हैं। अब जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में गंगा और सरयू का एक बार उल्लेख है और यमुना का सिर्फ 3 बार उल्लेख है। आइए बात करते हैं ऋग्वेद में किसका बारे में, ऋग्वेद, वही बात चल रही है ऋग्वेद की। ऋग्वेद को यही लगाओ ना। ऋग्वेद में पहला तो क्या, गंगा और सरयू, गंगा प्लस गंगा और सरयू, इसका क्या है, एक बार उल्लेख, इसका क्या है, एक बार उल्लेख किया गया। और साथ ही देखिए यमुना का 3 बार है, यमुना का है भैया 3 बार, क्योंकि भाई हम ऋग्वेदिक काल पढ़ रहे हैं। पहले ऋग्वेदिक काल सब पूरा ऋग्वेदिक काल पढ़े, उसके बाद उत्तर वेदिक काल पढ़ेंगे। तो ऋग्वेदिक काल में बता रहे तो ऋग्वेद की चर्चा होगी, साफ सी बात है। तो भाई पहले देखा कि ऋग्वेद में ना गंगा और सरयू का क्या है, एक बार उल्लेख है, और जो यमुना है, यमुना का सिर्फ 3 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। बहुत बढ़िया हो गया। अब भैया एक है हिमालय, हिमालय की सबसे छोटी बोलोगे भैया माउंट एवरेस्ट होता। भैया करंट अफेयर हमारा सबसे बढ़िया है, तो हाथ ऊपर कर लो भैया, स्टैटिक वाले। माउंट एवरेस्ट हिमालय से ऊंची चोटी है, बोलो हाँ भैया सही है। अब मैंने ये जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट उसको पहला नाम निकल के आता है क्या, देखो आइए देखते हैं। हिमालय की चोटी है माउंट एवरेस्ट। अब ऋग्वेद क्या बोलता है कि जो माउंट एवरेस्ट है ना, इसका पुराना नाम निकल के आता है मूंजवंत। बहुत बढ़िया, क्या नाम निकल के आता है भैया, मूंजवंत निकल के आता है। बोले हाँ भैया क्लियर हो गया। तो हमने नदियों के बारे में बात कर ली, एक हिमालय की चोटी निकल थी माउंट एवरेस्ट, उसको क्या बोला गया था, मूंजवंत बोला गया था ऋग्वेद में। एक बार आपने नदियों का मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, मैप के थ्रू अपन देखते हैं। एक बार मैप देखो, आपके स्क्रीन मैप आ गया होगा। बोला हाँ भैया थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा, लेकिन भैया ये डायग्राम से थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा। ये तो था, लेकिन इसका एक और देखो डायग्राम, अभी सेकंड वाला देखो। बोला हाँ भैया सप्त सिंधु, सप्त सेंद्र प्रदेश आपने पूरा दिखा दिया, अलग अलग सारी नदियां दिखा दी आपने। तो भैया ये जो पंजाब साइड का जो प्रांत पंजाब साइड का था, वो क्या था, सप्त सेंद्र प्रदेश था। तो देख लिया ना आपने। चलिए बात करते हैं राजनीतिक स्थिति। अब राजा को लेके आता है, राजा जी, ये राजा जी, चलिए स्टार्ट करें। अब बात करते हैं राजनीतिक स्थिति के बारे में। कौन सी स्थिति, राजनीतिक स्थिति के बारे में। साइकिल लगा लो, राजनीतिक स्थिति। बहुत बढ़िया, राजनीतिक स्थिति के बारे में बात है। आपके हिसाब से राजा कौन था, आपके हिसाब से राजा कौन होता है। बोले भैया जो भूमि का स्वामी को बोलते हैं राजा। एक से मैं कैमरा देख लूं, अरे बढ़िया चल रहा है। हम क्या बोलेंगे भैया, जो भूमि होती है, भूमि का स्वामी को क्या बोला हमने, राजा बोला। आपके हिसाब से ये, सबके हिसाब से ये होता है कि भैया जो भूमि का स्वामी होता है वो पर्टिकुलर वो राजा होता है। राजा क्या होता है, निरंकुश होता है, पद उसका वंशानुगत होता है, अपनी मर्जी का मालिक होता है, यानी कि जो वो करेगा वही सर्व मान्य होगा। ठीक है, तो आपके साथ राजा ये था, लेकिन राजा की यहाँ पे स्थिति अलग देखी गई। आ जाओ राजा जी को बोला करते हैं, फिर राजा जी को पढ़ते हैं। राजा, अरे ऐसे करके ऐसे बनाएगा और बढ़िया मस्त समझ में आता है ऐसे। देखो राजा के बारे में बात करते हैं। अब इस टाइम पे ऋग्वेदिक काल में जो राजा था, न तो वो निरंकुश था, न ही उसका पद वंशानुगत था। बोलो भी क्या बोल रहे हो, फिर राजा काम क्या था। आइए देखते पहले को, यहां पे जो राजा था वो निरंकुश नहीं था, निरंकुश नहीं था। सेकंड क्या बोलोगे भैया, राजा यहाँ पे निरंकुश नहीं है, यही आगे लिखते हैं ना। पद इसका वंशानुगत नहीं है। बोलोगे भैया राजा फिर काय का राजा है, ये फिर काय का राजा, कुछ ही नहीं है भैया, न तो निरंकुश है न इसका पद वंशानुगत है। बोलो फिर राजा का नाम क्या है, फिर राजा नाम का राजा है कि ऋग्वेद में ना इसकी ना हसली की जो बोल सकते हैं इज्जत, इसकी जो इज्जत है, इज्जत कितनी है भैया, सिर्फ एक बार ऋग्वेद में तो उल्लेख किया। अब आप देख लो कितनी सी इसकी इज्जत है। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई राजा है ना,
इस समय का जो राजा है वो तो निरंकुश भी नहीं है, और उसका जो पद है वो क्या है, वंशानुगत भी नहीं है। बहुत बढ़िया। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट कि भाई राजा की स्थिति ये देख ली। अब यहां पे जो राजा का काम क्या होता था, सिर्फ राजा का काम होगा भैया युद्ध लड़ना। सॉरी, युद्ध लड़ेगा या फिर किले जीतेगा, किलो का विजय। अब ये जो किलो का जो विजय है, यहां पे एक टर्म यूज किया गया था, यहां पे एक टर्म यूज है, टर्म यूज क्या गया था, किला बेटा। एक सेकेंड, थोड़ा सा पानी पी लूं मैं, एक सेकेंड। हाँ अब सही है, एक सेकेंड। देखो राजा की मैंने बात की, राजा निरंकुश नहीं है, पद वंशानुगत नहीं है। अब राजा का क्या काम था, राजा काम है भाई तू जाएगा युद्ध करेगा, और जो या तो युद्ध कर ले, ये तो एक ही बात है यार, युद्ध कर ले या फिर किलो को जीत लो। और किलो को जीतेगा भाई, शब्दावली है, एक टर्म यूज की गई थी जिसका नाम था पूरा बेटा, पूरा बेटा। बहुत बढ़िया, ये टर्म याद रखना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपने बताया राजा का काम क्या है, ये सिर्फ काम है, बहुत बढ़िया। अब राजा ये काम कर रहा है, यानी कि यहां से एक चीज और देख सकते हो भैया, समझ में यहां से नहीं आ रहा तो भूमि का स्वामी लिख लो। राजा यहाँ पे जो भूमि का स्वामी था वो नहीं था। अब तो क्लियर है, बोला हाँ भैया अब तो दंडनादन है। तो मैं ये बात की राजा के बारे में, इसकी स्थिति थी उस समय की। अब यहाँ पे हाँ एक पॉइंट और जो राजा था ना, ये मानते थे आर्य लोग की, ये राजा कहते हैं देवीय शक्ति से उत्पन्न हुआ है, देवीय शक्ति, देवीय शक्ति। बहुत बढ़िया। अब राजा का काम क्या हो गया, सिर्फ राजा करेगा युद्ध या फिर किलो को जीतेगा, उसके लिए टर्म यूज किया गया, किलो को जीतने के लिए पूरा देता। बोलो हाँ भैया ये चीज क्लियर हो गई। अब राजा था ना, राजा को बोला गया यहाँ पे गोप या जनस से गोप, क्या बोला गया, राजा को बोला गया गोप या जनस से गोप। बहुत बढ़िया। अब राजा का उल्लेख देख लेते, जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद में राजा शब्द का सिर्फ एक बार उल्लेख। अब आप इज्जत देख लो इसकी क्या इज्जत है। अब राजा है भैया, राजा यार निरंकुश ना हो जाए, इसका पद वंशानुगत न हो जाए, राजा को कंट्रोल करने के लिए, राजा को कंट्रोल करने के लिए कुछ समितियां होगी। तो यहाँ पे 4 समिति थी, नाम आपने सुना होगा, सभा, समिति, विदत और गण। लेकिन आप बोलोगे भैया ये जो सभा और समिति, वो तो प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, तो वो संस्था कैसे थी, वो संस्था कैसे थी। अब जो संस्था ऐसे थी, जो पहले तो क्या हुआ कि जो राजा था ना, इसको कंट्रोल, 4 सुनो एक कहानी बताता हूँ। राजा था, इसको कंट्रोल करने के लिए 4 संस्थाएं थी, सभा, समिति, गण और विदत। बहुत बढ़िया। अब जैसे उत्तर वैदिक काल आएगा, राजा का पद क्या होगा, वंशानुगत हो जाएगा, राजा निरंकुश हो जाएगा, राजा अपनी मनमानी करने लगेगा, अलग अलग उपाधियां लेने लग जाएगा, यानी कि राजा का जो पद था ना वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बोला हाँ भी ये चीज समझ में आ गई। अब राजा क्या करेगा, राजा का पद प्रभावी हो गया, राजा अब है ना एक तरह से भूमि का स्वामी होने लग गया, कर लेने लग जाएगा, जिस नाम था बलि नाम का कर लेता था, टैक्स लेता था राजा। अब वो चीज सारी चालू होगी, तो बोलेगा राजा यार ये जो मेरे को रोक रहा है, अब आप राजा हो, उस समय उत्तर वैदिक काल में आप चले गए हो, आप राजा हो, आप सोचोगे जो मेरे को रोकने वाली जो संस्था है उनको मैं क्या कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, फिर मेरा विरोध कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। तो उसने क्या किया भैया, सभा और समिति को बोला आप तो क्या हो, प्रजापति की 2 पुत्रियां हो, आप तो संस्था दे रहे, आप तो प्रजापति की 2 पुत्रियां, तो उसको वैसे शांत कर दिया वहां से। तो यानी कि अब देखते हैं इनकी संस्था हो राजा को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि लिखते हैं कि राजा की सहायता या कंट्रोल करने के लिए, कोई कंट्रोल करने वाला बताता है, कोई सहायता बताता है, लेकिन राजा को कंट्रोल करने के लिए क्या होती है, संस्थाएं थी। बहुत बड़े संस्था का नाम क्या कहते हैं, बोलोगे पहली संस्था का नाम था सभा, दूसरी का नाम था समिति, सभा, और फिर होगा भैया गण। एक सेकंड में क्या वीडियो चेक कर लू, एक सेकंड, प्रॉब्लम आ गई, नहीं बहुत बढ़िया। हमने बात की भैया कि इसको राजा को कंट्रोल करने के लिए 4 संस्थाएं थी, सभा, समिति, विदत और गण। बोलो बहुत बढ़िया। ये चीज हमने देख ली। अब हम देखते हैं लास्ट चीज। अब इसमें कुछ ना शब्दावली, कुछ टर्म्स निकल के आती है, जैसे एक सेकेंड, सभा, समिति, विदत और गण। टर्म्स क्या क्या निकल के आती है, जैसे एक तो आएगा गुप्तचर। गुप्तचर को हम क्या बोलते थे, गुप्तचर को हम क्या बोल एक सेकेंड, थोड़ा बहुत पानी पी लो यार, एक
चलिए 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 स्टार्ट कर दे। अब मैंने आपको बताया कि कुछ हम शब्दावली यूज करते हैं। शब्दावली, पहली शब्दावली निकल के आती है स्पर्श। पहली शब्दावली निकल के आती स्पर्श। स्पर्श होता था गुप्तचर, यानी कि जो राजा का जो गुप्तचर होता था, गुप्तचर यानी कि जो सारी प्रजा में घूमेगा, जो जो खुफिया चीजें होगी, यानी कि सारी चीजों को देख रेख करने वाला कौन था भैया? गुप्तचर था। गुप्तचर के लिए टर्म यूज की गई स्पर्श। एक आगे भैया ब्राजपति। ब्राजपति किसका पति भैया? ब्राजपति। भाई साहब गलत नहीं निकालना, फटाफट। ब्राजपति, ब्राजपति कौन था भैया? गोचर, गोचर प्रमुख। जो गोचर था ना, उसका देख रेख करने वाला कौन था भैया? ब्राजपति होता था। बोलो भैया, दोनों टर्म्स क्लियर हो गई। जो गोचर, जो भूमि हो गई, उसका देख रेख करने वाला गोचर प्रमुख, क्योंकि गोचर प्रमुख के नाम से दे रखा है और वही हम पढ़ रहे हैं, तो कुछ दिक्कत की बात ही नहीं है। अब एक चीज देखो कि भैया ये राजा साहब का ना, राजा की हेल्प करने के लिए, अब आएगा ये पॉइंट, राजा को हेल्प करने के लिए 12 लोगों का एक मंत्रिमंडल था। इस मंत्रिमंडल के लिए यहां पे यूज किया गया था टर्म रत्निन। तो भैया ये तो थी राजा की स्थिति उस समय, ये राजा साहब के काम थे सारे के सारे। बोला हाँ भैया ये चीज तो हमको समझ में आ गई, राजा को क्या क्या बोला गया। राजा निरंकुश नहीं था, पदवंशानुगत नहीं था। राजा काम क्या था? ये युद्ध करने का या फिर किलों को विजय करने का। किलों को विजय करने के लिए यहाँ पे एक टर्म यूज की गई थी, जिसका नाम था पूरा बेता। बहुत बढ़िया। अब राजा क्या ये है, तो ये मानते थे कि आर्य लोग की भी राजा की क्या देवी शक्ति है। बहुत बढ़िया। राजा को बोला गया गोप या जनस्य गोप, ये इंपॉर्टेंट है। राजा को क्या बोला गया? गोप या जनस्य गोप। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं ऋग्वेद की औकात दिखाते हैं राजा साहब की। राजा साहब की क्या इज्जत है? इज्जत क्या आएगी भैया कि राजा साहब ऋग्वेद में क्या है? सिर्फ ऋग्वेद में सिर्फ राजा का उल्लेख सिर्फ एक बार है, तो आप देख लो भाई राजा क्या इंपॉर्टेंस है उस समय। अब ये बात करते हैं राजा को कंट्रोल करने के लिए। राजा को कंट्रोल 4 समिति होने वाली है, सभा समिति, 4 संस्था बने, सभा समिति गण और विदर। बहुत बढ़िया। अब राजा को क्या है कि हेल्प करने के लिए 12 लोगों का एक मंत्रिमंडल होता था, जिसको अपन बोलते हैं रत्निन। बहुत बढ़िया। अब आगे लास्ट अपन देखते हैं कुछ टर्म्स निकल के आती है, जैसे स्पर्श। स्पर्श क्या था? गुप्तचर होता था। वो गुप्तचर को क्या बोला? स्पर्श बोला। ब्राजपति था एक गोचर, जो भूमि होती थी उसको देखरेख करने वाला कौन था? गोचर भूमि को देखरेख करने वाला कौन था? ब्राजपति था। अब अपन कुछ और डायग्राम बनाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लो। अब अपन देखते हैं इकाइयां, इंपॉर्टेंट है। समाज की जो इकाइयां थी उसके बारे में अपन जानते हैं। समाज की इकाइयों के बारे में बात करेंगे। फटाफट चलते हैं यार, होने वाला है टॉपिक कंप्लीट। मजा आ रहा है ना? बस ये अब तो ये देखो, बोला हाँ भैया मजा आ रहा है, और क्या चाहिए अपने को। चलिए 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 स्टार्ट करते हैं। डायग्राम बनाते हैं अच्छा खासा। यहाँ पे इकाइयां लिख लो। इकाइयां, उस समय जो समाज था ना उसको 4 भागों में बांटा गया था। उसकी इकाइयां देखते हैं, समाज की जो इकाइयां थी कैसे, कौन परिवार सबसे नीचे थी, परिवार, वो अपन सारा देखते हैं। भैया डायग्राम उल्टा सुल्टा थोड़ा वैसे हो जाता तो देख ले, संभाल लेना। ऐसा नहीं भैया क्या बढ़ा दिए। ये 2 देखो भैया, यहां होने वाला सबसे नीचे थी परिवार, सबसे छोटी इकाई वो थी भैया परिवार। परिवार से ऊपर होगी ग्राम, ग्राम से होगा भैया विश्व, यहां होगा गण। बहुत बढ़िया। परिवार देखो, उस समय जो परिवार था, परिवार का मुखिया कौन होता था भैया? दादा होगा या बड़ा भाई होगा या फिर उससे छोटा वाला भाई होने वाला है, यानी कि परिवार। इसका जो मुखिया था, मुखिया कौन होता था भैया? मुखिया को बोला जाता था कुलुप या गृहपति। कुलुप या कुलप या गृहपति। बहुत बढ़िया। अब दूसरी कौन सी थी भैया? ग्राम। इसको ये देखो ऐसे। अब बात करते हैं ग्राम की। ग्राम का कौन था? ग्रामीणी। ग्रामीणी गांव का कौन सा आएगा भैया? गांव का होने वाला है। ग्राम का कौन होने वाला है? ग्रामीणी होने वाला है। बहुत बढ़िया। विश्व का होगा विश्वपति। विश्व का क्या होगा भैया? विश्व का होगा विश्वपति। बहुत बढ़िया।
हमने क्या देखा, परिवार का देखा, परिवार का कुलूप या गृहपति, ग्राम से क्या हो गया, ग्रामीणी हो गया, विश्व का क्या हो गया, विश्वपति, और सबसे ऊपर तक गण, गण का होता था भैया राजा या गणपति। तो इंपोर्टेंट आने को राजा होने वाला है। तो भी ये चार थी, सबसे नीचे होगी परिवार, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर गण। परिवार का क्या था, कुलूप या गृहपति था। ग्राम का क्या था भैया, गृहिणी था। विश्व का क्या था भैया, विश्वपति था। और गण का क्या था भैया, राजा या गणपति। तो ये थी इसकी इकाइयां। अब इंपॉर्टेंट एक युद्ध निकल के आता है, दसराज्य युद्ध, नाम तो सुना होगा भैया, इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं, यही बात कर लेता हूं दसराज्य युद्ध की। दसराज्य, दसराज्य, दसराज, ये कौन सी नदी किनारे होता है, आप बोलोगे भाई रावी नदी। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था, जो उन्होंने यहाँ पे लिखा है, बोलो भैया पोरुषनी। ये रावी नदी के किनारे होता है, रावी या पुरुषनी नदी, ठीक है। रावी का पुराना नाम क्या था, पुरुषनी था। किस किस के बीच में लड़ा गया, ये था भैया सत्य की ओर से लड़ने वाले थे राजा सुदास, राजा सुदास, राजा सुदास वर्सेस थे 10 कबीले। आगे तो हमें सत्य की जीत होती है, राजा सुदास लड़ रहे थे भैया सत्य की ओर से, तो इनकी क्या होती है, विजय होती है। ये क्या करते हैं भैया, विन करते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन मैं एक चीज देखो कि जो दसराज युद्ध है ना, जो ऋग्वेद है, दसराज युग का जो, सॉरी, दसराज जो युग है, अरे दसराज जो युद्ध है, इसका उल्लेख कहां किया गया, इसका उल्लेख है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ये याद रखना, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दसराज युद्ध का, ये भी लूसन में नहीं दे रखा ये चीज, लूसन में ये चीज नहीं दे रही कि कहां इसका उल्लेख किया गया था। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया था, किसका, दसराज युद्ध का। कहां होता भैया, रावी नदी के किनारे। रावी का पुराना नाम क्या था भैया, पोरुषनी। बहुत बढ़िया। किसके बीच में लड़ा गया, राजा सुदास और किसके बीच, 10 कबीलों के बीच। जीतता कौन है, सत्य के उससे लड़ने वाले थे राजा सुदास। तो राजा सुदास क्या करते हैं, इसमें विन करते हैं। बहुत बढ़िया। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए 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 अब बात कर रहे हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति समझ जाओ भैया, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में बात की थी, वहां पर हमने बात की जो आर्थिक स्थिति थी, यानी कि वो डिपेंडेंट किस, कौन सी सभ्यता, वो जो सभ्यता थी डिपेंडेंट किस पे थी। तो आपने बताया था कि भैया वो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो डिपेंडेंट थी कृषि आधारित, कृषि पे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि वो कृषि आधारित सभ्यता थी। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, इनको लाके बसाया है, बसाएंगे तो पशुपालन करने चालू करेंगे। फिर धीरे धीरे इनको पता लगेगा यार ये तो जगह बड़ी है, कि सप्त सेंद्र प्रदेश है, क्योंकि सप्त सेंद्र प्रदेश तो भैया उपजाऊ भूमि है, कृषि चालू करेंगे। जैसे हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वो कृषि, ठीक है। तो ये बात करते हैं कौन सा पॉइंट है, तीसरा। अपन ने क्या क्या बात कर ली, बोले भौगोलिक के बारे में बात कर ली, राजनीतिक वाले बात कर ली। अब अपन पढ़ रहे हैं भैया आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति, चलिए 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 कंप्लीट करते हैं आर्थिक स्थिति को। तो आपको आर्थिक स्थिति जब भी टॉपिक स्टार्ट हो तो समझ में आना चाहिए भाई वो जो सभ्यता है जिसका हम पढ़ रहे हैं तो वो किस पे डिपेंड करती है। तो ये मेनली डिपेंड करती है पशुपालन पे, पशुपालन पे। अब आप देखो भैया कोई आए हैं लोग पशुपालन कर रहे हैं, पशुपालन करेंगे तो कोई ना कोई फेवरेट पशु होने वाले, क्योंकि पशुपालन की बात करें, जैसे अपन बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता कृषि करवा रहे थे, तो वहां पे इंपोर्टेंट हो गया था कृषि। उनकी फेवरेट फसलें कौन सी की, तो गेहूं जो सफेद तिल हो गया था, और एक ये था, वो बाजरा और चावल को ज्ञान नहीं था। तो हमने वहां पे बात की क्योंकि कृषि आधारित सभ्यता थी, और उनको बताया कि ये फेवरेट फसल थी और ये इनके बारे में जान देनी। तो सेम बात करते हैं पशुपालन। अब ये पशुपालन करेंगे तो फेवरेट पशु भी निकल के आएंगे। फेवरेट पशु कौन थे, गाय और घोड़ा, उनके प्रमुख। इनके फेवरेट कौन सा था भैया, एक तो होने वाली है गाय, एक होने वाला घोड़ा। गाय घोड़ा इनका क्या था, फेवरेट पशु था। बहुत बढ़िया। तो हमने बताया पशुपालन के संबंधी। अब कृषि भी करेंगे, अब क्या करेंगे भाई, कृषि भी चालू कर देंगे धीरे धीरे। जो कृषि करेंगे ना, तो ऋग्वेद है ना, तो ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख 24 बार मिलता है। ये देखो सीधे सीधे गया तो कृषि चालू कर दी, कृषि करने लगे। अब बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद में जो कृषि है 24 बार उल्लेख मिलता है।
फिर हम बात करेंगे जैसे सॉरी जैसे हम बात करेंगे आगे, जैसे अपनी टॉपिक कर रहे हैं ऋग्वेदिक काल, उत्तरवेदिक काल में हम पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हम देखेंगे कि जो फसलों को भी उल्लेख मिलेगा, कौन सी फसल को क्या बोलते हैं, गेहूं को क्या बोलते हैं, सारी फसलों के बारे में बात करेंगे। तो पहले इसमें देखते हैं कि भाई जो कृषि था, ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख 24 बार मिलता है, ये याद रखना। अब आप चीज देखो, कृषि कर ली, भंडारा हो जाएगा। मैंने मान लो चावल की करी, 15 बोले मैंने उगाई, आपने उगाई गेहूं की, आपने करी गेहूं की कृषि, बहुत बढ़िया। 15 बोरी मैंने उगाई है, 15 बोरी मैंने उगाई चावल की, जिनमें से 10 बोरी मैंने मान लो खुद के खर्च में लगा दी, बची कितनी 5, और आपने भी सेम करा, आपके 5 बोरी बची। अब मैं आपके पास आऊंगा, बोलूंगा भैया यार कि 2 बोरी ऐसा करो, आप मेरे को दे दो गेहूं की और 2 बोरी आप ले लो चावल की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वस्तु का विनिमय करेंगे। तो आप यहां से सोचोगे वस्तु विनिमय हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है वस्तु विनिमय, क्यों, मुद्रा का प्रचलन नहीं है। तो हम सीधे से देखेंगे मुद्रा का प्रचलन नहीं, हम बोलेंगे कि जो मुद्रा का जो प्रचलन है वो नहीं था, मुद्रा का प्रचलन नहीं था। तो क्या काय का प्रचलन था, मुद्रा का प्रचलन नहीं, तो काय का प्रचलन होगा, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय। हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे वस्तु विनिमय करेंगे। लेकिन भैया लेकिन 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 ट्विस्ट आ गया, कहां पे, यहाँ पे हम व्यापार करेंगे, तो व्यापार के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सोने का जवाहरात, जिसका नाम था निष्क। हम व्यापार के लिए हम क्या करेंगे भैया, व्यापार के लिए सोने का जवाहरात, सोने के जवाहरात, जिसका नाम था भैया निष्क। क्या बोलते हैं, निष्क यूज करते हैं, जिसका नाम था भैया निष्क। ये इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करेंगे भैया, यूज करने वाले। तो हमने देखा भैया पशुपालन, पशुपालन करें तो फेवरेट पशु कौन कौन सा आएगा भैया, गाय आएगा, घोड़ा आएगा। कृषि की बात की, कृषि करेंगे तो ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख 24 मिलता है। भाई मुद्रा का प्रचलन नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, वस्तु का लेन देन कर रहे हैं, चावल और गेहूं, समझ जाना, वस्तु विनिमय कर रहे हैं। लेकिन भैया लेकिन 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 ट्विस्ट कहां आता है, ट्विस्ट आता है यहाँ पे कि हम व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करते समय हमें क्या चाहिए कि सॉरी हम व्यापार करें, व्यापार के लिए सोने के जवाहरात यूज करें, जिसका नाम था निष्क। सोने के जवाहरात का नाम था निष्क, निष्क नाम से हम क्या करते हैं, सोने के जवाहरात से व्यापार करते थे। बोले हाँ भाई ये भी चीज सही है। अब कुछ यहाँ पर बात करें, शब्दावली निकल के आती है, जैसे गाय, गाय को क्या बोला गया, गाय को अगन्या बोला गया, न मारे जाने वाली, अगन्या, न मारे जाने, पवित्र तीन की गाय थी, गाय कहती थी पवित्र थी। पणी, गाय हो गए पणी, पणी क्या था भैया, व्यापारी। एक था रपी, 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 रपी क्या था भैया, पशुधन, पशुधन को बोला गया रपी। सीर, सीर को क्या बोला गया, हल। देखो जो गाय को क्या बोला अपन ने, गाय को बोला भैया अगन्या, बहुत बढ़िया। व्यापारी को क्या बोलेंगे भैया, व्यापारी को उसमें बोला जाता पणी, शायद इसको उल्टा लिख दिया मैं, एक सेकंड इसको उल्टा लिख देता हूं, अगन्या, अगन्या न मारे जाने वाली गाय को बोला। हाँ, अब सही है, बोलो भैया अब परफेक्ट है। हमने क्या बोला भाई, गाय को हमने बोला अगन्या, बहुत बढ़िया। व्यापारी को क्या बोला, व्यापारी टर्म यूज करते पड़ी बोलते थे व्यापारी को। पशुधन को क्या बोलते थे, रपी बोलते थे, रपी। और सीर किसको बोलते थे, हल, हल को क्या बोलते थे, वहां पे बोलते थे सीर। तो भाई ये थी इसकी आर्थिक स्थिति, बोले क्लियर, बोले हाँ भाई ये चीज भी क्लियर। अब बात करेंगे पर सामाजिक स्थिति, सामाजिक यानी जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता रिलेट करा था, फिर मैं स्टार्टिंग वहां से डीपली पढ़ा था उसको। तो सिंधु घाटी सभ्यता सामाजिक स्थिति बात की थी, वहां पे बोले थे भैया मात्र सत्तात्मक बड़े बड़े परिवार। लेकिन मैंने अभी यहाँ पे डायग्राम बताया, डायग्राम में तुम्हें बताते जो परिवार था, परिवार का मुखिया कौन होता था, दादाजी होंगे या फिर दादाजी के बड़े बेटे, बड़ा बेटा फिर छोटा बेटा। यानी कि देखा जा रहा है कि पितृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार निकल के आ रहे हैं। क्या निकल के आ रहे हैं, पितृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार। फटाफट से स्क्रीनशॉट, फिर बात करते हैं अपन इस पे, अपने टॉपिक पे। चलो चलो चलो, चलते चलो चलते चलो चलते चलो, बोला हाँ भाई ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सामाजिक स्थिति के बारे में। आप बात करते हैं सामाजिक स्थिति। बहुत बढ़िया, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। अरे जोश जगाओ, लगाओ जोश, फटाफट 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 कंप्लीट करते कंप्लीट करते कंप्लीट करते कंप्लीट करते हैं। अरे बस इसके बाद एक लास्ट है, आर्थिक बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा। आर्थिक नहीं, लास्ट है धार्मिक। चलो मैंने बताया मैं सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति पहला पॉइंट स्टार्ट करते, पहला पॉइंट क्या निकल गया था, मैंने बताया कि उसमें जो परिवार था,
परिवार का सबसे बड़ा मुखिया कौन होता था भैया? दादाजी होंगे, दादाजी नहीं होंगे तो बड़ा बेटा होगा, बड़ा बेटा नहीं होता छोटा बेटा होने वाला। यानी कि दिखता जा रहा है कि भैया पुरुष की चेन चल रही है, यानी कि पितृ सतात्मक संयुक्त परिवार। पहला पॉइंट क्या निकल के आता है? बोले पितृ सतात्मक, पितृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार। बहुत बढ़िया। अरे एक चीज बताओ, वेद हमने पढ़ लिया है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं भी, ऋग्वेद था, ऋग्वेद का कौन किस मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया? बोलोगे भैया ऋग्वेद का, ऋग्वेद का, ऋग्वेद का, ऋग्वेद का, बोलोगे 10वें मंडल में, सही है ना? फटाफट हाथ मत करो, बैठ बैठे बोलो, सारे एक साथ बोलो कि भैया ऋग्वेद के 10वें मंडल में, कौन सा मंडल? 10वें मंडल में काय का उल्लेख किया गया? पुरुष सूक्त का। पुरुष सूक्त क्या काम करता था? पुरुष सूक्त में बताता था जो समाज था उसको हम 4 भागों में बांटा था। 4 भागों कौन सा? ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आइए जानकारी लेते हैं इसके बारे में। हमने बात की ऋग्वेद के बारे में, वो वापस पढ़ना पड़ता है क्योंकि ऋग्वेदिक काल पढ़ा तो चीज देखनी पड़ेगी। ऋग्वेद का 10वां मंडल, ऋग्वेद का 10वां मंडल है जिसका नाम था पुरुष सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त। इसमें हमने क्या देखा कि भैया एक कहानी निकल आती है भैया। यहाँ पे ये बोलता है कि जो ब्रह्मा था, हमारे जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी के जो मुख था, इनसे निकलते ब्राह्मण। बहुत बड़े मुख से निकाल दी बनने क्या? ब्राह्मण। मुख के बाद में क्या बन लेगा? ब्रह्मा थे, ब्रह्मा जी के मुख से निकलते ब्राह्मण। इनके जो भुजाएं थी, भुजाओं से क्या निकलते भैया? मुख से निकाल दी ब्राह्मण, भुजाओं से क्या निकलेंगे भैया? क्षत्रिय। बहुत बढ़िया। इनमें जंगा वाले पहाड़ से निकल गए थे, जंगा वाले पहाड़ से निकल के आते हैं, जंगा हो गया, फिर जननांग वाला जो पहाड़ था उनसे निकल के आते भी है वैश्य। और निकल अब बचा क्या? पैर। इनके पैर से निकल के आते हैं शूद्र, शूद्र। बहुत बढ़िया। हमने 4 देखे भैया। ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा के मुख से निकलते ब्राह्मण, इनके भुजाओं से निकलते क्षत्रिय, जंगा से निकलते वैश्य, और इनके जो पैर थे वहां से निकलते भैया शूद्र। तो हमने बात की थी ऋग्वेद 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में ये चीजें होती थी। बहुत बढ़िया। अब ये अपन ने बांटा था समाज को, ठीक है? तो एक चीज देखो, ये जो समाज था ये जन्म के आधार पर न होकर के कर्म के आधार पर था। ये भैया जो जन्म था ना, जन्म के आधार पर नहीं था, जन्म के आधार पर नहीं था। लेकिन हम जैसे उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसमें सेम चीज देखेंगे। वहां पे आप बोलोगे कि भैया ये तो जन्म के आधार पर हो गए, कर्म के आधार पर नहीं, अब जन्म के आधार पर, ठीक है? यह चीज आप भी खुद बोलोगे भैया ये चीज आपने बताई थी कि उत्तर ऋग्वेदिक काल में हमने देखा था कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी उसको आपने बताया था जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आएगा उसको हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वहां पे क्या कैसी व्यवस्था थी, कर्म के आधार पर नहीं होकर के भी जन्म के आधार पर थी। बहुत बढ़िया। कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 राइट लगा दो क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट बोलती है। अब यहाँ पे कुछ विदुषी महिलाएं निकल के आएगी, यानी विद्वान महिलाएं, क्योंकि इस समय महिलाओं के दोनों टाइम पे तो बहुत अच्छी स्थिति थी। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे ना तो उसमें थी पढ़ी लिखी महिला, लेकिन कई कई जगह जैसे शपथ ब्राह्मण ग्रंथ पे अलग अलग बहुत बताया था। चापन जो जितने भी ग्रंथ पढ़े थे उस लेक्चर में, तो उसमें सारे ग्रंथों पर बात की थी कौन कौन सी क्या बताता है। स्त्रियों की गिरी हुई दशा, स्त्रियों को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया था। तो हम सारी बात करेंगे वापस से, एक बार फिर से आपका रिवीजन होने वाला है। तो एक बार मैं बोलूंगा कि भैया जो इसका जो लेक्चर था कौन सा वाला था, वेद के बाद जो है सेकंड लेक्चर था पार्ट सेकंड, उसमें बात की थी सारी, तो वो देख के आना एक बार, जो सारा रिवीजन होने वाला है। तो आपने बताया भैया ऋग्वेद में ये पुरुष सूक्त के बारे में बात की, इसके अपन ने वर्ण व्यवस्था के बारे में बात की। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं विदुषी महिला। अब इस समय क्या होती है ऋग्वेदिक काल में? विदुषी महिला यानी पढ़ी लिखी महिलाएं थी, जैसे नाम निकल के आते हैं उनका विदुषी महिलाएं, विदुषी, विदुषी महिलाएं। तो महिला को पढ़ने लिखने का अधिकार, अच्छा शिक्षा लेने का अधिकार। अब उत्तर वैदिक काल में देखेंगे भैया वाद विवाद करने का अधिकार था। जो अपनी जो गार्गी थी वो वाद विवाद कर रही है किससे? याज्ञवल्क्य ऋषि से। कौन से उपनिषद में? मुंडक उपनिषद नहीं था भैया, आरण्यक उपनिषद था, आरण्यक उपनिषद था। वो उत्तर वैदिक काल में देखेंगे, ठीक है? मुंडक उपनिषद था, आरण्यक उपनिषद था भैया, आरण्यक के नाम से था, ठीक है? देख लेंगे, वो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं इस टॉपिक में। हम बात कर रहे हैं विदुषी महिलाएं। विदुषी महिलाएं जैसे कुछ नाम दे देते हैं,
नाम निकल जाते हैं भैया, गोशा, अपाला, गोशा हो गया, अपाला हो गया, सिक्ता हो गया। एक महिला थी जिसका नाम था विश्वफला। विश्वफला, विश्वफला की एक खास बात थी कि ये क्या थी, एक योद्धा महिला थी। ये क्या थी, योद्धा महिला थी। बहुत बढ़िया, युद्ध हो गया, कई जगह लड़ाकू भी लिखा हुआ है। तो हम बात करें जो अपन पढ़ रहे हैं उसकी चीज को देखते हुए यहाँ पे लिख रहा है योद्धा थी। विश्वला क्या थी, योद्धा महिला थी। अब एक और महिलाओं के लिए एक वर्ड यूज किया था, अमुजा। अमुजा, अमुजा, अमुजा कौन था, अविवाहित महिला। मतलब कि जो उस समय जो पढ़ाई के लिए जो मतलब बोल सकते हैं, पढ़ाई तो क्या जो अविवाहित रहती है, शादी वादी नहीं करती, उसको बोला गया था अमुजा। और वो मेनली वहां पे यूज करते स्टडी के लिए, क्या अपनी पढ़ाई करने के लिए वो कोई भी शादी वादी नहीं करती, और शादी नहीं करती अविवाहित तो होगी। तो यानी कि यहाँ पे यूज क्या किया गया, कौन सी टर्म यूज की गई, अमुजा। ये स्टडी के लिए, जो अपनी स्टडी के लिए क्या करती है, जो अपनी स्टडी के लिए विवाह नहीं करती है, तो उसको बोला गया अमुजा। आबूजा नहीं है, आमूजा है, अमुजा। बहुत बड़ा था ये। सामाजिक स्थिति की पितृ सदात्मक देगा, संयुक्त या ऋग्वेदिक कार्य देगा, विदुषी महिला का बात का। ये याद रखना, विश्वला इंपोर्टेंट है क्योंकि विश्वला एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या है, एक योद्धा महिला का नाम निकल गया था, इसका नाम था विश्वला। और एक ये अमुजा क्या था भैया, अविवाहित महिला। सारी जगह देखो अमुजा को अविवाहित महिला ही, चाहे गूगल पे देख लो तो बताएगा भैया अविवाहित महिला ही थी। चलो चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, चलो कंप्लीट करते हैं। बस लास्ट है, लास्ट है, लास्ट है, लास्ट है। सिर्फ 5 मिनट टॉपिक बच रहा, सिर्फ 5 मिनट का, फटाफट आ जाए। अब कौन सा बच गया लास्ट, बोलो भैया धार्मिक बच गया। अभी कौन कौन से देवताओं में विश्वास कर रहे हैं, जादू टोना, वो सारा, इनके फेवरेट देवता कौन से थे। एक चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा पॉइंट होगा भैया, कौन सा पॉइंट होने वाला है, 5वां पॉइंट लास्ट है, धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति, धार्मिक स्थिति की बात करें भैया, किस किस में विश्वास कर रहे हैं। ये भैया एकेश्वरवाद, एकाधिदेववाद, एकेश्वरवाद, ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद हो गया, एकाधिदेववाद। एकेश्वरवाद, एकाधिदेववाद। एकाधिदेववाद का सिद्धांत देने वाला कौन था, मैक्स बोलता है। ऐसे फटाफट कंप्लीट हो। धार्मिक स्थिति बारे में यही है। जादू टोना में विश्वास कर रहे हैं, जादू टोना, इसमें क्या करते हैं भैया, विश्वास। जादू टोना में विश्वास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसके प्रमुख देवता, इनके देवता कौन कौन से थे, इनके देवता के बारे में बात करें तो घोष, घोष हो गया, इंद्र हो गया, अग्नि हो गया, घोष हो गया, इंद्र हो गया, अग्नि हो गया, वरुण हो गया। इनका सबसे पुराना जो बोलते हैं प्राचीन देवता कौन था, घोष इनका प्राचीन देवता। इंद्र के बारे में जानते, अग्नि के बारे में, मध्यस्थता के लिए अग्नि, मध्यस्थता के लिए हम अग्नि देवता का यूज करते थे, बहुत बढ़िया। वरुण के बारे में आप जानते ही हो, बहुत बढ़िया। हमने और क्या देखा भैया, एकेश्वरवाद कर लिया, एकाधिदेववाद हो गया, वो सारा इसमें ही है। धार्मिक स्थिति, जादू टोना का विश्वास कर रहे हैं, देवता है घोषा, घोष हो गया, इंद्र हो गया, अग्नि, वरुण। तो ये चीजें थी भैया, धार्मिक स्थिति के बारे में यही था। तो भैया ये तो हमने ऋग्वेदिक जो टाइम पीरियड था, ऋग्वेदिक काल, जो कब से कब तक था, 1500 से लेकर के 1000 बीसी के बीच में था, वो हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में भैया, बोलोगे किसके बारे में, ऋग्वेदिक काल हो गया, अब कौन सा उत्तर वैदिक काल के बारे में। अब फटाफट इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल वाला आइकन दबा दो। और कमेंट बॉक्स में भैया दिल बना के तो भेजो, कम से कम कमेंट बॉक्स में दिल बना के तो भेजो, जिससे मेरे को क्या मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो डेली आज लेक्चर आते रहेंगे, ठीक है। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सब अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।